आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ बंटवारे के समय दोनों देशों के बीच विभाजन की रेखा का निर्धारण बहुत ही मुश्किल काम था, जिसे वैसे तो अंग्रेजी वकील बैरिस्टर सिरिल रेडक्लिफ ने 12 अगस्त को पूरा कर लिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यही है कि इसका ऐलान आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को हुआ था। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप हमारा भी साथ दें, छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर आगे बढ़ते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत के कुछ हिस्से में 15 अगस्त 1947 के दिन लोग आजादी का जश्न नहीं मना सके थे, क्योंकि तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि जहां वे रह रहे हैं वह भारत में है या पाकिस्तान में। वे असमंजस में थे कि क्या उन्हें उसी जगह पर रहना होगा या उनका शहर या गांव पराया मुल्क हो जाने से उस स्थान को छोड़ना होगा। यह स्थिति साफ करने का ऐलान हुआ 17 अगस्त 1947 को, जब आधिकारिक तौर पर रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर पश्चिम में पंजाब राज्य और पूर्व में बंगाल राज्य का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित हुई। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सब कुछ अचानक तय कर लागू करने जैसी प्रक्रिया कतई नहीं थी, बल्कि बंटवारे की प्रक्रिया तो काफी पहले शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन 1945 से जब भारत की आजादी की प्रक्रिया शुरू की गई, तभी से पाकिस्तान के निर्माण यानी बंटवारे पर भी औपचारिक मंथन होने लगा था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे और आजादी की प्रक्रिया अपने हाथ में ली, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आजादी की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने लगे और बंटवारे के प्रक्रिया में सहयोग करने लगे। जून 1947 को सिरिल रेडक्लिफ को बंटवारे की लकीर तय करने की जिम्मेदारी दी गई और उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमीशन में उनके अलावा 2 सदस्य कांग्रेस के, 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। 18 जुलाई 1947 को यूनाइटेड किंगडम की संसद ने औपचारिक तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित कर दिया, जिसके तहत भारत से अंग्रेजों का शासन 15 अगस्त 1947 के बाद से खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान बनेंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिमों का देश होगा और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल इलाकों में खास तौर से उत्तर पश्चिम का क्षेत्र पाकिस्तान की नींव का इलाका रखा गया, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरी तरह से पाकिस्तान के हिस्से तौर पर शामिल होने थे। लेकिन पंजाब और बंगाल 2 ऐसे इलाके थे जहां हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाके अलग अलग और बिखरे हुए थे, इसलिए इनका बंटवारा करने का विचार भी बन गया था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। पंजाब का मामला बहुत ही जटिल था, ना तो कोई रेखा स्पष्ट तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिखों को साफ तौर पर अलग कर पा रही थी, ना ही किसी भी तरह की रेखा मुस्लिम लीग के लिए संतुष्टि प्रदान कर पा रही थी। मामला केवल जमीन का ही नहीं, बल्कि सड़क, रेल, सिंचाई तंत्र, बिजली वितरण तंत्र और लोगों की जमीनों का भी था। जून में सिरिल रेडक्लिफ का कमीशन के मुखिया के तौर पर नाम तय हो गया था। उन्हें पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम क्षेत्रों के बीच बंटवारा बहुलता के आधार पर करना था, लेकिन कुछ दूसरे अपरिभाषित कारकों को भी शामिल करने की छूट दी गई। विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला रेडक्लिफ का ही मान्य होना था। रेडक्लिफ इससे पहले भारत कभी नहीं आए थे। वे पहली बार ही 8 जुलाई 1947 को भारत आए और उन्हें केवल 5 हफ्तों का वक्त मिला था। वे इस समय से असंतुष्ट थे, लेकिन सभी पक्षों ने इसी समय सीमा पर जोर दिया था, यानी 15 अगस्त तक सीमा रेखा का निर्धारण हर हाल में हो जाना चाहिए। रेड क्लिफ रेखा यानी दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त के 2-3 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन राजनैतिक कारणों से इसका औपचारिक ऐलान 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त को किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह की समस्याएं रहीं। सभी सदस्यों के वकील होने के बाद भी किसी भी सदस्य के लिए कोई सलाहकार और सहयोगी नहीं था। इसके लिए जरूरी सर्वे के लिए वक्त नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व ने संतुलन की जगह समस्याएं ज्यादा खड़ी की और दोनों में कई बार मतभेद सामने आए।
वहीं रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे और उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि की बिल्कुल समझ नहीं थी। सब कुछ जल्दी में होना था, जो अपने आप में एक समस्या कारक था। फिर भी रेडक्लिफ का कहना था कि किसी तरह से बंटवारा होता तो विवाद और संघर्ष की स्थिति टालना असंभव था। किसी तरह भौगोलिक विभाजन पूरा हो गया। अब सवाल यह उठा कि फौज, खजाना और सांस्कृतिक वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश आ गया। ऑनर डर पर ऑचिनलेक और मेजर जनरल रेजिनाल्ड सेवरी के हस्ताक्षर थे। ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था। सैनिकों से कहा गया कि वह अपनी मर्जी से भारत या नए बने राष्ट्र पाकिस्तान को चुन सकते हैं। इसमें भी एक शर्त रखी गई थी। शर्त यह थी कि पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय राज्य में और भारत का कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। फिर विभाजन के बाद 2/3 जवान भारत को मिले और 1/3 पाकिस्तान चले गए। इस तरह 2,60,000 जवानों ने भारतीय सेना और करीब 1,40,000 ने पाकिस्तान को चुना था। पाकिस्तान को चुनने वालों में ज्यादातर मुस्लिम थे। उस समय 98% मुस्लिम सैनिकों ने मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को चुना था, जबकि सिर्फ 554 मुस्लिम अधिकारियों ने ही भारत में रहने का फैसला किया था। विभाजन से भारतीय सेना में करीब 36% मुसलमान थे, जो घटकर 2% रह गए थे। इनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद अनीस अहमद खान और लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह जैसे कुछ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने भारत को अपना वतन चुना था और लखनऊ के गुलाम अली कृत्रिम अंग बनाते थे। विभाजन के वक्त वह पाकिस्तान की मिलिट्री वर्कशॉप में थे। उनको लखनऊ वापस जाने से मना कर दिया और पाकिस्तान की सेना में शामिल कर लिया गया था। पाकिस्तानी सेना ने 1950 में गुलाम अली को यह कहकर निकाल दिया कि तुम भारत के नागरिक हो। जब वह भारत लौटे तो उन्हें पाकिस्तानी सैनिक मानकर बिना परमिट के सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1951 में अली को जेल से रिहा कर पाकिस्तान भेज दिया। अली ने 6 साल तक दोनों देशों की जेल और रिफ्यूजी कैंपों में काटे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में एक मुसलमान सैनिक माना गया और इस आरोप में जेल भेज दिया गया कि वह हिंदू कैदियों के कैंप में रह रहा था। सेना के बंटवारे के बाद दूसरी बड़ी चुनौती यह थी कि धन का बंटवारा कैसे किया जाए। विभाजन समझौते के अनुसार पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का 17.5% हिस्सा मिला, जिसके अनुसार बंटवारे में पाकिस्तान को कुल 75 करोड़ रुपए दिए गए थे। भारत ने समझौते के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दे दिए। बंटवारा होते ही पाकिस्तान की ओर से कबायलियों के भेष में आए सैनिकों ने कश्मीर में हमला किया। इससे नाखुश भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कह दिया था कि कश्मीर पर प्रस्ताव के बिना पाकिस्तान को कोई भुगतान नहीं होगा। महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए और समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए और दिए जाएं, इसके लिए अनशन पर बैठ गए। ऐसे में पटेल की आपत्तियों के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े थे। मजेदार बात यह है कि दोनों देश दावा करते हैं कि आज भी एक दूसरे पर उनका पैसा बकाया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 से पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत का 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं 2014 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा था कि भारत पर उसका 560 करोड़ रुपए बकाया है। विभाजन के दौरान दोनों देशों में चल अचल संपत्तियों को लेकर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान वायसराय की घोड़ागाड़ी या बग्घी के लिए हुई थी। वायसराय के पास हाथ से गढ़ी सोने और चांदी से बनी 12 बग्घी थीं। इनमें से 6 बग्घी सोने और 6 चांदी की थीं, जिन पर शानदार सजावट थी और लाल मखमली गद्दियां लगी थीं। भारत के वायसराय और शाही मेहमानों को इनमें बिठाकर राजधानी में घुमाया जाता था। समस्या ये थी कि बग्घियों के सेट को तोड़ना ठीक नहीं था।
ऐसे में तय किया गया कि एक को सोने की और दूसरे देश को चांदी की बग्घी दे दी जाए। दोनों देश सोने की बग्घी लेने पर अड़े रहे। कई दिनों तक बहसबाजी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। फिर तय हुआ कि सिक्का उछालकर फैसला कर लिया जाए। तब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर हॉज ने अपनी जेब से चांदी का सिक्का निकाला और हवा में उछाल दिया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के उस वक्त नए नए नियुक्त हुए कमांडर मेजर याकूब खां और भारतीय सेना के कमांडर मेजर गोविंद सिंह भी खड़े थे। विभाजन से पहले दोनों वायसराय के बॉडीगार्ड थे। सिक्का मेजर गोविंद सिंह के पक्ष में आया और सोने की बग्घियां भारत की हुई थीं। संपत्ति के बंटवारे के दौरान बंगाल के वन विभाग के स्वामित्व वाला एक हाथी जॉयमनी को लेकर भी रस्साकसी हुई थी। दरअसल उस वक्त हाथी जॉयमनी की कीमत एक स्टेशन वैगन यानी लग्जरी कार के बराबर थी। तय हुआ था कि पश्चिम बंगाल को वाहन मिलेगा और पूर्वी बंगाल को जॉयमनी। विभाजन के वक्त जॉयमनी पश्चिम बंगाल के मालदा में थी। जॉयमनी को पूर्वी बंगाल भेजने के खर्च को लेकर मालदा के कलेक्टर ने कहा कि पूर्वी बंगाल सरकार को हाथी का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि यह उनके हिस्से में आई है। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि मालदा ने हाथी का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें खर्च वहन करना चाहिए। अंततः राजनयिक हलकों में जाने के बाद विवाद सुलझा और बंटवारा संपन्न हुआ। 1947 में रेडक्लिफ रेखा के आधार पर तैयार किया गया और बनाया गया सीमा, जो पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे से विभाजित करती है, विभिन्न शहरी इलाकों से लेकर निर्जन रेगिस्तान के विभिन्न इलाकों से होकर जाती है। आगे चलकर यह सीमा अरब सागर में पाकिस्तान के मनोरा द्वीप से मुंबई के हार्बर के मार्ग पर चलती हुई दक्षिण पूर्व तक जाती है। भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्वतंत्रता के बाद से दोनों देश के बीच कई संघर्ष और युद्ध देख चुका है और यह दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक है। सीमा की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक है। लगभग 50,000 खंभों पर 1,50,000 तेज रोशनी वाले बल्ब स्थापित किए जाने के कारण रात में इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा, जिसे अक्सर नियंत्रण रेखा के रूप में जाना जाता है, एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र दो देशों के बीच कई दशकों से चल रहे संघर्ष का केंद्र रहा है। सीमा पर दोनों ओर की सेनाएं तैनात रहती हैं और यहां अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।